सभी की समस्याओं को सुलझाना मेरी प्राथमिकता। इस बार सभी लोगों के काम पर दूंगा ध्यान। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत जयपार हरौंगा वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान निर्जला देवी के ग्राम प्रतिनिधि रितेश कुमार सिंह जी से होने जा रही है। और यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं रोड को लेकर के, और ग्राम पंचायत में बहुत सारे समस्याओं को मुद्दा बना करके इनके ऊपर लोगों ने विश्वास जताया है कि इस ग्राम पंचायत का विकास होगा। और रितेश जी के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि ये सपा पार्टी में जो है कि प्रदेश सचिव भी हैं, और वर्तमान समय में काफ़ी प्रभावशाली जो है व्यक्ति है इस क्षेत्र के। और ग्राम पंचायत के लोगों ने इनके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा जताया है कि उनके गांव का कायाकल्प होगा और विकास होगा। तो मिलते हैं और जानते हैं कि अभी भी इस ग्राम पंचायत में किन किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने चुनाव जीता था और क्या क्या मुद्दा है विकास का। तो जानते हैं और मिलते हैं रितेश कुमार सिंह जी से। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको प्रतिनिधि के रूप में और आपकी माता जी को प्रधान के रूप में ग्राम पंचायत के लोगों ने भरोसे के तौर पर जीत दिलाई और अपेक्षा रखा है कि इस ग्राम पंचायत में विकास होगा। और इस जीत में हम चाहेंगे कि अपने ग्राम पंचायत की जनता से आप कुछ कहें। पहले मैं अपने ग्राम सभा के सभी सम्मानित जनता को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस भारी जीत से हमको जिताया और अपना भरोसा हमको दिया। और उसके बाद मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को, जो भी आप हमारे यहाँ आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम गांव के मुद्दों को समझा या ग्राम प्रधान को समझा, यहाँ के विकास के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं इसके लिए आपको नेताजी, हर ग्राम पंचायत में गाँव को स्वच्छ रखने के लिए हर ग्राम पंचायत में 1-2 सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं ताकि हर ग्राम पंचायत में बीमारी न फैले। तो आपके भी ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी होंगे, तो वो लोग क्या दिन में जो है कि अपना काम बखूबी करते हैं या सिर्फ हस्ताक्षर करा करके चले जाते हैं? देखिए, इस मामले में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जो भी हमको यहाँ सफाई कर्मी उपलब्ध हैं वो बड़े ही नेक और ईमानदार हैं। मेरे कहने से पहले वो हर काम करके आके हमको सूचना देते हैं कि भैया मैंने ये काम कर दिया। लेकिन फिर भी मेरा उनको सख्त निर्देश है कि जितने भी सामूहिक, जैसे प्राथमिक विद्यालय हुआ, मंदिर हुआ, हमारे यहाँ का वो ग्राम पंचायत भवन हुआ, और जितनी भी रोडें हैं उनकी साफ़ सफाई, अगर आप वहाँ साफ नहीं कर सकते हो तो वहाँ कोई दवा का छिड़काव कर दिया जाए, जिससे कि गांव में कोई महामारी फैलने की कोई आशंका न रहे। बैक्टीरिया मुक्त, वायरस मुक्त गांव बनाने की एक सोच है, जिसमें हमारे सफाई कर्मी हमारा बहुत सहयोग करते हैं। नेताजी, जब हम आपके ग्राम पंचायत में प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमने रोड को लेकर देखी। खासकर आपके द्वार पर भी आने के लिए हम लोग मोटरसाइकिल से उतर करके ही आए, तो काफ़ी दिक्कतें आपके ग्राम पंचायत में हैं। तो रोड के इस पार से लेकर के उस पार तक गांव के जाने के लिए रोडों का बहुत सालों से जो है विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री योजना है, उसके बाद जिला पंचायत से काम होता है, बीडीसी काम करते हैं, साथ ही जो है कि जिला पंचायत भी काम करते हैं और ग्राम प्रधान को भी सूची दी जाती है कि आप भी रोडों को लेकर काम करें। लेकिन आज तक जो है कि व्यवस्था ग्राम पंचायतों में देखा जाए तो सही ढंग से, सुदृढ़ ढंग से नहीं पहुँच पाई है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? ऐसा है कि अभी तक गांव में जहां भी रोड बने हुए हैं, तो मेरी ये व्यवस्था है नई कार्य योजना में कि जहां की रोडें बदहाल स्थिति में रही, जहां 10 वर्षों से 15 वर्षों से जर्जर खड़ंजा रहे हैं या वहां खड़ंजा लगे भी नहीं हैं, तो मेरी ये व्यवस्था इस कार्य योजना में है कि मैं ज़्यादातर उन कामों को करूं जहां की पहले से कहीं कोई काम हुआ नहीं। और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि आप जब भी हमारा साक्षात्कार लेने आए तो अपने रोड का उसको मैं दे दिया हूँ प्रोजेक्ट में, और अगली बार आप आएंगे तो आप चमचमाती रोड पे आएंगे, यही मैं आपसे वादा करता हूँ। नेताजी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे या उसके ऊपर थोड़ा सा जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं या कच्चे मकान में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी लगा के रहते हैं या तिरपाल टीन लगा के रहते हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने की बात कही गई थी। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में ऐसे भी लोग आज भी हैं जिनको जो है कि कच्चे मकानों में रहना पड़ रहा है, बरसात या तूफान आने पर उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो ऐसी संख्या कितनी है आपके पास? ऐसा है कि हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली व्यवस्था है उसमें जहाँ पे हरिजन या SC ST वर्ग ज़्यादा जिस गांव में रहता है वहाँ पे आवास की संख्या ज़्यादा आती है।
जबकि हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ SC ST हरिजन तो बहुत कम संख्या में है, लेकिन चूंकि जो और अन्य बिरादरियाँ हैं जैसे कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, पटेल हैं, राजभर हैं, कुछ हमारे यहाँ कनौजिया जाति के लोग भी रहते हैं, उनकी भी स्थिति बहुत ही हीन है। तो बहुत सारे लोगों को वो लाभ मिल नहीं पाया है। तो अब मैं अगला प्रधान बना हूँ तो मैं कोशिश करूँगा और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे गाँव की भी एक लिस्ट बनाई जाए, जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं आपको सर्वे करा दूँ तो हमारे गांव में कई सारे ऐसे घर हैं जो कच्चे मकान हैं, जो आज भी गिरे पड़े हैं और बड़ी बदहाल स्थिति में उनको रहना पड़ रहा है। ये देखने में बड़ा दुखद लगता है और इसका मैं निराकरण कराऊंगा और आपसे अपील भी करता हूं कि हमारा ये संदेश शासन तक आपके पहुंचने लगा, जिससे हमारी कार्य व्यवस्था आसान हो सके। अभी आज जो है कि शासन द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है, जिनके पास वाहन है, संपत्ति है, उनको राशन कार्ड से नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसके तहत आपके ग्राम पंचायत में कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसे पात्र हैं जिनके पास सारी सुविधा है, और इसके लिए आने वाले समय में आपकी क्या योजना होगी, किस तरह से बिना विवाद किए हुए, बिना जो है कि किसी से भेदभाव किए हुए आप इस समस्या को निस्तारित करेंगे कि लोगों को जो है कि आपसे जुड़ाव भी रहे और राशन कार्ड भी उनको मुहैया हो जाए? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो अपात्र हैं, जो अभी तक जिनके पास मोटरसाइकिल है, 4 पहिया वाहन है, जिनके 2 मंजिल मकान हैं, जो एक समृद्ध तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनका राशन कार्ड काट कर उस गरीब और उस असहाय को दिया जाए जो कि उसका पात्र है, जो कि उसको पाने के लिए लालायित है, जो दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। और मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव में ज़्यादातर मजदूर और श्रमिक वर्ग ज़्यादा है। चूँकि यहाँ की जनसंख्या गांव के हिसाब से लगभग 2 से 2.5 हज़ार की जनसंख्या है, लेकिन उसमें श्रमिक वर्ग हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये है कि राशन का जो वितरण हो रहा है वो उस आधार पे नहीं हो रहा है जितना यहाँ होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ का एप्लीकेशन जो इसके संबंधित अधिकारी हैं, मैं उनको पत्र देने वाला हूँ कि यहाँ का जो भी हो एक तरीके से जो जितना मैं यहाँ की संख्या बोलूँ उतना आप यहाँ मुहैया कराएं, ताकि सभी पात्र लोगों को यहाँ का राशन मिल सके। नेताजी, हर ग्राम पंचायत की एक बहुत बड़ी समस्या होती है राशन कार्ड को लेकर के। शासन द्वारा सभी ऐसे गरीब वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था कराइए, ताकि उनको जो है कि सस्ते दर पर खाद्य सामग्री मिले और वो अपना जीवन यापन कर ले। तो इसमें 2 बातें निकल कर आती है। बहुत सारी समस्या ये है कि आज ग्राम पंचायत में बहुत सारे अपात्र लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है, लेकिन वाकई में जो पात्र है, जिनको इस व्यवस्था के लिए रखा गया है, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में जो कोटेदार हैं सही ढंग से वितरित करते हैं, सभी लोगों को राशन कार्ड मुहैया हो चुका है, या आज भी बहुत सारे लोग इससे वंचित हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ ग्राम प्रधान नियुक्त हुआ, उसके बाद मेरे पास सबसे पहली समस्या आई वो राशन कार्ड से संबंधित आने लगी। तो मेरा उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी लोग राशन कार्ड से ही संबंधित समस्या को लेकर हमारे पास आ रहे हैं। तो मैंने उसका जब निस्तारण किया तो उसमें ये पता चला कि कोटेदार की भी बहुत सारी खामियां हमने पकड़ी, जिसको फिर उनके अधिकारियों से और उनके द्वारा बात करके फिर हमने उनको जितना भी अभी तक मुझसे हो रहा है मैं उसको सब सही कराता जा रहा हूँ। जैसे उसमें 5 सदस्य हैं एक राशन कार्ड में, तो उसमें हो क्या रहा है कि 3 लोगों को मिल रहा है, 2 लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर 5 हैं, 5 को मिल रहा है तो उसमें वजन की चोरी हो रही है। तो इस सब खामियों को मैंने पकड़ा और बहुत मजबूती के साथ और अनुशासित तरीके से मैंने कोटेदार को समझाया कि आप इस तरह का काम मत करो। मेरे गांव के सभी सम्मानित जनता को उनका पूरा हक उनको मिलना चाहिए। नेताजी, हर ग्राम पंचायत में बरसात आने पे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि जल जमाव और लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, और तमाम प्रकार की बीमारियां भी गंदे पानी से निकलती है। तो इसके लिए शासन द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, सीवर बनवाना, नाली बनवाना, और खरंजा हो चाहे रास्ता हो उसको ऊंचाईकरण कराना, पुलिया लगवाना, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं वर्षों से चली जा रही है। लेकिन आज भी देखा जाए तो ग्राम पंचायतों को इस समस्या से निजात नहीं मिल पाया है।
तो आपकी क्या योजना है कि जयपाल ग्राम पंचायत में इस बार जो 5 वर्ष में आपको जो है कि मौका मिला है, तो किस तरह से इसको आप लेंगे, किस तरह से यहाँ की जनता को जल जमाव की समस्या से दूर करेंगे? देखिए, पहले मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो पहले जनप्रतिनिधि हुए, मैं उनको खराब नहीं कहता, न उनके बारे में टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि जनता ने अगर मुझको चुना है तो कहीं ना कहीं उनसे बेहतर जान के चुना है। तो इसलिए हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने ग्राम सभा के सभी विकास कार्यों को ध्यान से देखूं, कहाँ जल जमाव हुआ है, कहाँ जल जमाव हो रहा है, कहाँ होने की आशंका है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है। हमने ब्लॉक स्तर से एक कार्य योजना भी तैयार कर ली है। एक साल जो 2020 और 21 का जो कार्य योजना जो तैयार होना था, उसको मैंने एक वर्ष में बजट के अनुसार, क्योंकि हम लोगों का बजट बहुत सीमित है, मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक बात शासन तक पहुंचाने की अपील करता हूं कि गांव के बजट को थोड़ा सा और ध्यान में रख के इस गांव के बजट को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को और सुविधाएं हम लोग मुहैया करा पाएँ। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्या को लेकर काफ़ी लोग जूझते रहते हैं। शासन द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया कि हर घर को जल नल से जोड़ दिया जाए, ताकि लोगों को शुद्ध अच्छा पेयजल मिले, लोग स्वस्थ रहें। तो इसके लिए आपके गांव में जो जनप्रतिनिधि रहे या आप इसमें बने हैं, तो क्या प्रक्रिया चल रही है? ऐसा है कि हमारे ग्राम के जस्ट बगल के एक ग्राम सभा में, भौमी ग्राम सभा में जल निगम बनकर तैयार हुआ और हमारे ही कार्यकाल में उसका टेंडर हुआ। तो उस टेंडर में हम बड़े सौभाग्यशाली थे कि हमारे कार्यकाल में हुआ। तो मेरी ये पूरी कोशिश थी कि हर घर के दरवाजे पे एक नल का कनेक्शन सबको लग जाए, जिससे कि उनके पानी की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। लेकिन कभी कभी एक दो समस्या आती है, जैसे जल निगम अगर कभी खराब हुआ तो महीना दो महीना लग जाते हैं। तो उस स्थिति में मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि जगह जगह पे अगर हैंड पाइप की व्यवस्था हो जाए तो ये भी मैं कराना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत में बाल पोषण के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, उसके लिए 1, 2, 3 कार्यकर्त्री भी रखी जाती है, ताकि वो छोटे बच्चों को पोषक तत्व के अलावा कुछ शिक्षा भी मिलती रहे, प्राथमिक शिक्षा भी मिलती रहे। तो आपके ग्राम पंचायत में इस व्यवस्था का पालन जो आपके ग्राम पंचायत की आंगनवाड़ी हैं कर रही हैं, या जो सामग्री है बच्चों तक पोषक तत्व नहीं पहुँच पा रहे हैं? देखिए, हमारे कार्यकाल में तो सख्त निर्देश है, क्योंकि बच्चों की जो अनौपचारिक या प्राथमिक शिक्षा होती है वो उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस विषय पर मेरा सख्त निर्देश है। जब से मैं ग्राम प्रधान हुआ हूँ और मेरी माता जी हुई है, मेरा सख्त निर्देश है कि आप कोई भी कोताही न बरतें। उनको जो जितने भी पोषक तत्व आते हैं उनको पूरा बंटना चाहिए, और उनकी शिक्षा जो भी होती है वो पूरी होनी चाहिए। उसकी निगरानी मैं करता हूँ और कोशिश है यही कि अच्छे से बच्चों का सब कुछ मिले और उनको पोषक तत्व मिले, सारे शिक्षार्थी सब बच्चे पढ़ें और अपने उज्जवल भविष्य, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ सारे बच्चों। हम आपके ग्राम पंचायत में घूम रहे थे तो पता लगा कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है अभी तक, 2 कार्यकर्त्री भी हैं, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास है? देखिए, पिछले जनप्रतिनिधि ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे इसका पता नहीं, लेकिन मुझे ये ज्ञात है कि अभी तक उनका कोई भवन निर्माण नहीं हुआ। तो उस भवन निर्माण के लिए मैंने एक पत्रक बनाकर संबंधित अधिकारी को दे दिया। अब देखिए उस पर क्या रिपोर्ट आती है। मेरी कोशिश है कि एक अलग से भवन बने, क्योंकि शिक्षा का मंदिर गांव के लिए बहुत ज़रूरी है और इस पर मेरा बहुत ही ज़्यादा इस पर मेरा काम होगा भविष्य में। स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर हर ग्राम पंचायत के हर घर को शौचालय देने की बात कही गई थी, जिसके लिए प्रोत्साहन राशि भी शासन द्वारा लोगों तक भेजी गई। क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों का शौचालय संपूर्ण रूप से बन चुका है, या आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले में शौच करने के लिए विवश हैं? इस प्रश्न का मैं थोड़ा सा तीखा जवाब देना चाहता हूँ। एक शौचालय के लिए 12,000 रुपये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आती है, और ज़मीनी स्तर पे मैं हकीकत आपको बताऊं तो 12,000 रुपये में गड्ढा और उसमें शौचालय बनाना मुमकिन नहीं है। तो जो गरीब वर्ग है वो उसको बनाने में उसको बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में हमने बहुत कोशिश की है। जो पहले के जनप्रतिनिधि थे उनके भी कार्यकाल में कुछ शौचालय बने हैं, और कुछ शौचालय अभी भी हमारे यहाँ लिस्ट आ रही है, मैं भी उनकी लिस्टिंग कर रहा हूँ, और लिस्टिंग करने के बाद मैं उसको ब्लॉक पे दूँगा।
कितनी संख्या होगी लगभग, अभी कितने ऐसे परिवार होंगे जिनको शौचालय मुहैया नहीं हो पाया? देखिए, मेरा आकलन जो है, जो मेरे हिसाब से लगभग अभी 30 से 40% तक शौचालय भी हमारे गांव में नहीं बने। मेरी कोशिश है कि मेरे अपने कार्यकाल में हर घर में शौचालय बनवाना। सामुदायिक शौचालय भी आपके ग्राम पंचायत में पास हुआ होगा, जहाँ से बाहर के लोग आते हैं उसमें जाने के लिए, तो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, सामुदायिक शौचालय तो हमारे गांव में बना हुआ है और अभी तक उसका अभी बहुत बेहतर तरीके से यूज नहीं हो रहा है। और अगर वो पिछले प्रधान ने गलत जगह पर उसको निर्गत कर दिया, उसको बना दिया। अब अगर हम लोगों को बनवाना रहता तो हम लोग थोड़ा उसको मेन रोड पे लाते, जहाँ के और अन्य जो राहगीर भी हैं उस सुविधा का लाभ उठा पाते। चूँकि अब बन गया है तो मजबूरी है हमारी, वहीं उसकी साफ सफाई और व्यवस्था हो गई। नेताजी, हर ग्राम पंचायत में पेंशन योजना से बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया है, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन महिला पुरुष को मिलता है। तो इसके तहत आपके ग्राम पंचायत में एक लिस्ट भी आई होगी संशोधन के लिए। उस लिस्ट के अलावा भी आपके ग्राम पंचायत में आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो इस सुविधा से वंचित हैं? देखिए, ये हमारे गांव की बेहद जटिल समस्या है। और समस्या क्या है मैं आपसे बताना चाहता हूँ। समस्या ये आती है कि जो महिलाएं विधवा हैं, या तो 10 वर्ष पहले मरे हैं उनके पति, या 15 वर्ष पहले उनका देहांत हुआ है, तो उस स्थिति में उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होता है। और वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जहाँ जाती हैं वहाँ भी उनको असफलता प्राप्त होती है, जिसकी वजह से आज भी हमारे गांव में बहुत ऐसी विधवा महिला हैं जिनको विधवा पेंशन नहीं मिलता, वृद्धा पेंशन। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमारे गांव में जितनी भी विधवा और वृद्ध होंगे, मैं कोशिश करके सबका एक लिस्ट बनाकर, और मृत्यु प्रमाण पत्र अगर वो नहीं भी बनवा पा रहे हैं तो मैं कोशिश करके वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर और आय जो भी उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको सबको सम्मिलित करके मैं ब्लॉक पे दे के अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को चालू करें, जिससे कि हमारी जनता को लाभ हो सके। नेताजी, हर ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा, उदाहरण तौर पर विगत कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी लोगों की मौतें हुई ऑक्सीजन की वजह से, जिसका मेन फैक्टर इस बार जो है पर्यावरण को लेकर के शासन भी सजग है और देश भी सजग है कि पर्यावरण को सुदृढ़ किया जाए, अच्छा किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में और भी मौतें हो सकती हैं। हम लोग अभी चर्चा में देख रहे हैं, तीसरी लहर की भी चर्चा हो रही है। तो आपके ग्राम पंचायत में हर वर्ष जो है पौधे रोपण का कार्यक्रम वन विभाग द्वारा चलाया जाता है, तो आपके भी ग्राम पंचायत में चलाया गया होगा। तो इस पौधों को लगाने से ज़्यादा बचाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए, ये आपने बड़ा गंभीर विषय रखा है। हम लोग बचपन से, हमारे पिताजी ने और हमारे पूर्वजों ने बचपन से हमको ये सीख दी थी कि बेटा आप पेड़ों का संरक्षण करो, क्योंकि उसी से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे कि हमारा ये जीवन काल चलता है। आप हमारे घर के आसपास भी देखिए, हम लोग बहुत सारे पेड़ों को लगाए हैं और मैं खुद और मेरा परिवार कई बगीचों का मैंने निर्माण किया। तो मैं अपने ग्राम सभा के लिए भी बहुत ही उत्सुकता से इस कार्यक्रम में मैं भाग लेता हूँ और बहुत ही गंभीरता से मैं उस विषय पर कि वो कहाँ लगे, जहाँ पे लगे उसकी व्यवस्था सही है कि नहीं, वहाँ पानी दिया जा रहा है कि नहीं, उसको बढ़ने की सारा हम लोग अपने मिलजुल कर, जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो भी हमारे गांव के बच्चे हैं, मैं सबको ये शिक्षा देता रहता हूँ कि बेटा पेड़ अगर लगाओ तो लगाने की बहादुरी नहीं है, उसको पेड़ बड़ा करके और उसका जो फल और छाया और जो ऑक्सीजन मिलता है उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। आपने इस बार जो वृक्षारोपण करवाया है, तो उसमें जो है कि लोगों से क्या अपील की है कि पौधों को कैसे बचाएं? देखिए, हमने सीधे तौर पे ये कहा है कि आप एक पेड़ की जिम्मेदारी लो। हर बच्चा या हर व्यक्ति अगर एक पेड़ की जिम्मेदारी ले ले तो वो उसको बराबर उसकी देख रेख कर सकता है। देखिए, पेड़ लगाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, उसको लगा के उसको बड़ा करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नेताजी, हर ग्राम पंचायत के लोगों की एक उम्मीद नए प्रधान से होती है और कि जो हमारा नया प्रधान बने, हमारे गांव में हमेशा नई नई चीज़ों
का निर्माण करता रहे। तो 5 वर्षों के लिए ग्राम प्रधान के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आप इस ग्राम पंचायत में काम करने जा रहे हैं, तो आपकी क्या क्या नई योजनाएं होगी, क्या नई चीज़ों पे आप काम करने जा रहे हैं जिसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को हो? देखिए, हमारे यहाँ जो सुविधाएं अभी तक प्राप्त नहीं है गाँव को, मेरी कोशिश यही है, जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ पर अभी आंगनबाड़ी केंद्र का भवन नहीं बना है, यहाँ पर अभी बच्चों के खेलने के लिए कोई खेल कूद की का मैदान का व्यवस्था नहीं है। अगर मेरी कोशिशों से और सरकार की कोशिशों से अगर यहाँ ज़मीन उपलब्ध होता है तो मैं जनता से वादा करना चाहता हूँ कि मैं भरपूर मेहनत करके इन सभी योजनाओं को ज़मीन पर लाने का काम करूँगा, जिससे कि हमारे गांव की खुशहाली और संपन्नता को बढ़ाया जा सके। काफ़ी अच्छा लगा नेताजी आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत की जनता को एक संदेश है। देखिए, मैं अपने गांव का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक ये तीनों विकास चाहता हूँ, और अपने गांव को समृद्ध बनाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अगर 24 घंटा भी काम करना पड़े, तो मैं अपने गांव की समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और इसको आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और बौद्धिक रूप से इन सभी चीज़ों का मैं विकास करने के लिए अग्रणी हूँ। इसी क्रम में एक क्वेश्चन हम आपसे और करेंगे। अभी बढ़ती महंगाई को लेकर के देश में जो है कि लोग त्रस्त हैं, जैसा कि आप समाजवादी पार्टी के सचिव भी हैं किसी प्रकोष्ठ के, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, मैं अब कुछ मुद्दों से हट के भी आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ग्राम प्रधान का जो विकास कार्य है वो अलग है और राजनीतिक मुद्दे अलग हैं। तो यहाँ पर जितने भी बातें कही गई बीजेपी की तरफ से, आज वो सब असत्य साबित हो रहे हैं। आप खुद मोटरसाइकिल चल रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तेल और डीजल कितने महंगे हो गए हैं। जहाँ यहाँ से अभी मैं पिछले वर्ष विंध्याचल जी दर्शन करने गया था अपने कार से, तो 1200 का मैंने डीजल भराया था, और इस वर्ष गया तो 2000 का डीजल लग गया। तो आप इससे कल्पना कर लीजिए कि महंगाई में कितनी उत्तरोत्तर तेज वृद्धि हो रही है। इतनी तेज वृद्धि होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आगे बहुत कुछ गलत होने जा रहा है, या हमारे देश और समाज के साथ कुछ गलत हो रहा है। और हम आप सब समझदार हैं, और हम आप सब सभी चीज़ों को समझते हैं। सब्जी भी लेने जाते हैं तो वहाँ भी महंगाई देख रहे हैं, डीजल लेने जाते हैं वहाँ भी महंगाई देख रहे हैं, और उसके बाद हर तमाम तरह की हर चीज़ों में महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जनता त्रस्त है। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक बार अखिलेश जी को पुनः चुनने की आप एक बार चुनें, जिससे कि इस प्रदेश में फिर से हरियाली और खुशहाली फिर से यहाँ विराजमान है। अभी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे जयपार ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि रितेश कुमार सिंह जी। इन्होंने जो है कि बहुत सारे समस्याओं को हमारे सामने प्रेषित किया, बताया कि इस ग्राम पंचायत में अभी भी ये समस्याएं हैं, जिसको लेकर के उन्होंने शासन से अपील की है, अपने ग्राम पंचायत के लोगों से सहयोग भी मांगा है कि साथ चल करके देखें और गांव का विकास करने के लिए वो 24 घंटे तत्पर है। तो मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, वहाँ की सुविधाओं के बारे में और वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।